प्रकृति, देखिए संसार में है क्या। एक प्रकृति है जिसके 5 भाग हैं, जिसको पंच महाभूत कहते हैं। भूमि, गगन, वायु, अग्नि और नीर, यानी भगवान। तो पंच महाभूत हमको आंखों से दिखते हैं। सूरज दिखता है, आकाश दिखता है, पानी दिखता है, जमीन दिखती है, सब कुछ दिखता है। प्रकृति की व्यवस्था में देखें भगवान, प्रकृति की व्यवस्था में ही कहीं भगवान छुपा हुआ है। तो प्रकृति की व्यवस्था, प्रकृति माने भगवान, और भगवान की व्यवस्था, व्यवस्था माने वनस्पति जगत, जलचर, थलचर, नभचर और इंसान। यानी एक भगवान है और इस धरती पर भगवान की व्यवस्था है वनस्पतियों के रूप में और जीव जंतुओं के रूप में। जो 84 लाख के जीव जंतु हैं उनमें मनुष्य सबसे स्पेशल है। ठीक है, तो हमारे जीवन में क्या है, आप खुली आंखों से देखना और संसार में कुछ भी नजर नहीं आएगा। पूरी दुनिया में, पूरी धरती में ये 5 ही चीजें नजर आ रही हैं, धरती, पानी, सूरज, आकाश और वनस्पतियां, पशु पक्षी, कीट पतंगे, यही तो है। तो हम कहाँ रहते हैं? प्रकृति की व्यवस्था के एक इकाई मैं भी हूं। प्रकृति की व्यवस्था कि मैं एक इकाई हूं और मैं मनुष्य योनि की रचना हूं, मैं ज्ञानावतार हूं, मैं धरती रूपी बगिया का माली हूं। तो प्रकृति और प्रकृति की व्यवस्था में हमको एडजस्ट हो जाना है। एडजस्ट हो जाने का मतलब प्रकृति की व्यवस्था के साथ परस्परता में मिलकर के जीना है। इसी का नाम प्राकृतिक जीवन है, इसी का नाम प्राकृतिक कृषि है, इसी का नाम प्राकृतिक विचार है, इसी का नाम धर्म है। और प्रकृति की व्यवस्था के साथ एडजस्ट ना होना, प्रकृति की व्यवस्था के विपरीत दिशा में भागना, यानी अप्राकृतिक। प्रकृति की व्यवस्था के साथ रहना यानी प्राकृतिक जीवन जीना, और प्रकृति की व्यवस्था को ना मानना, उसके विरोध में जाना, यानी कि अप्राकृतिक। तो अभी जो हम खेती कर रहे हैं वो अप्राकृतिक कर रहे हैं। अप्राकृतिक यानी प्रकृति की व्यवस्था के साथ नहीं कर रहे। क्या कर रहे हैं? जमीन जिंदा है, उसको माँ कहते हैं। कहते हैं माँ, मानते नहीं है माँ। माँ के साथ अनाचार, दुराचार सब कर रहे हैं। 4 टन का ट्रैक्टर 7 बार दौड़ा रहे हैं, रोटावेटर से केंचुआ मार रहे हैं। माँ के नीचे, माँ के ऊपर जो जलाशय थे उनमें कब्जा कर लिया, कुआं सूख गया। अब छेद करके, समझना बात, माँ के सीने में छेद करके खोज रहे हैं। 250 फुट पर पानी मिल गया, 450 फुट पर मिल गया। निकालो साला, ये बचा कैसे, इसको भी लूटो। तो माँ को लूटना, जंगल को काटना, कीट पतंगों को मारना, जीव जंतुओं का शिकार करना। तो प्रकृति की व्यवस्था के विपरीत चले जाने में पूरे समाज को, पूरी मानव जाति को क्षति 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 ही होती रहती है। और जब प्रकृति की व्यवस्था बिगड़ती है तो क्या होता है? प्रकृति की व्यवस्था जब बिगाड़ देता है तो मनुष्य वही होता है जो आज हो रहा है। अस्पतालों में जगह नहीं है,
जीवन और मृत्यु के बीच में इंसान झूल रहा है। घर में कलह, गांव में कलह, समाज में कलह, और कलह तो अब अपने आप में है। एक दिन था कि गांव में किसी से लड़ाई थी, फिर कुछ दिन बीते तो परिवार में लड़ाई हो गई, फिर कुछ दिन बीते तो पति पत्नी में लड़ाई हो गई, और आज मनुष्य खुद से लड़ रहा है। क्यों? क्योंकि अज्ञान व्यक्ति क्या करेगा? अज्ञान व्यक्ति क्या करेगा? खुद ही से लड़ेगा। और ज्ञानी क्या करता है? किसी से नहीं लड़ता। तो कृषि का जो धर्म है, मैंने बोला कि आपको खेती में फर्टिलाइजर डालने पड़ते हैं। मैंने क्लासरूम में बताया कि जिस दिन धरती माता में जीवांश कार्बन 1% हो जाएगा, आपको किसी भी फसल में कोई रसायन नहीं डालना। जिस दिन जमीन में आपने जीवामृत डाल करके लाभदायक जीवाणुओं का इनोकुलेशन कर दिया, आपकी फसल में कोई भूमि जनित बीमारी नहीं लगेगी। जिस दिन आपके खेत में ऐसे पेड़ लगा दिए जिसमें चिड़ियां रह सकें, आपकी फसल में कोई कीड़ा नहीं लगेगा, सब चिड़ियां खा जाएंगी। ठीक है ना? जिस दिन जमीन में ह्यूमस ज़्यादा बढ़ गया तो जमीन की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ गई, आपको सिंचाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और जमीन जब अच्छी होगी तो बीज मेरा देसी होगा, हमें बीज भी नहीं खरीदना। किसने कहा उन्नतशील बीज? तो अभी क्या मार्केट में, बाजार में क्या है? बाजार में ठगी ठगा का खेल चल रहा है, कौन किसको ठग सकता है। तो जो बड़ा ठग है वो जीत जाता है। आप छोटे ठग हो, आपके पास ठगी के बहुत गुण नहीं है। बाजार में तो बहुत बड़े ठग बैठे हैं और उनके साथ आप जुआ खेल रहे हो, तो जुए में आप हार गए। कौन हार गया? किसान हार गया। और किसान क्या क्या हार गया? अपनी ज़मीन की उर्वरता हार गया, ज़मीन के नीचे का पानी हार गया, ज़मीन के ऊपर का जंगल हार गया, ज़मीन के ऊपर की बायोडाइवर्सिटी हार गया, अपना स्वास्थ्य दांव पर लगाया। अब क्या हारने के लिए आपके पास बचा? जब बताओ। अब तो आप देख रहे हो ना कि देश में प्रतिवर्ष हजारों किसान सुसाइड करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमने प्रकृति रूपी मां को कंसीडर नहीं किया। खेती हम टेक्नोलॉजी से करने लगे, हमने भगवान की बात नहीं मानी, हमने चंटा घंटी लोगों की बात मानी, जो आपको बेवकूफ बना रहे उनकी बात मानी। और मैं क्या कह रहा हूं? प्रकृति की बात मानो, भगवान की बात मानो। जिसने अपनी सौंप दी प्रभु को लंबी डोर, उलझ कभी सकती नहीं पकड़े नंद किशोर। मित्र, खेती बिल्कुल सरल है। बस खेती में क्या करना है? लोभ और लालच। जैसे आज लोग कहते हैं किसान की आमदनी बढ़ानी, और मैं कहता हूं किसान की आमदनी बढ़ानी है, ये कहने से किसान की आमदनी नहीं बढ़ेगी, ये नारा लगाने से नहीं बढ़ेगी। किसान को स्वयं लगे कि हमको आमदनी बढ़ानी है। तो आमदनी का मतलब क्या हुआ? खेती में दो चीजें हैं, एक है खेती में लगने वाली लागत, और खेती में वर्तमान की प्रोडक्टिविटी, वर्तमान में खेती कितना पैदा करती है, और बाजार में मूल्य क्या है। किसान तीन चीजों से दुखी है। खेती में साहब लागत बहुत लग गई। हमने कहा एक कष्ट, दूसरा कष्ट। साहब जिस हिसाब से लागत लग रही है ना, पैदावार बढ़ ही नहीं रही है। हमने कहा दूसरा कष्ट। तीसरा कष्ट, बोले साहब बाजार में हम सोच रहे थे कि भिंडी हमारी 20 रुपया किलो बिकेगी, लेकिन बाजार में 4 रुपया किलो बिकी साहब। तीसरा कष्ट। तो खेती मैंने कहा अपने कॉमन सेंस से, अपने दिमाग से करनी। क्या? खेती का एक सूत्र बताया अंदर, मोनोकल्चर नहीं करना। खेती का एक नियम है
पहला नियम, पहला सिद्धांत कि किसान खेती करेगा अपनी जरूरतों को ध्यान में रख करके। जैसे एक किसान परिवार है, पहले तो किसान परिवार क्या होता है, तो लोग कहेंगे साहब हमारी पत्नी 2 बच्चा ना। अगर आपके यहाँ गाय भैंस बकरी तो वो भी आपके परिवार में, आपका खेत भी आपके परिवार का सदस्य है, आपके खेत में रहने वाले जीव जंतु भी आपके परिवार के सदस्य हैं। खेत में केंचुआ रहता है, सांप रहता है, बिच्छी रहती है, चूहा रहता है, दीमक रहती है, पक्षी रहते हैं, बहुत सारे जीव जंतु रहते, वो सब मेरी परिवार के सदस्य हैं। और ये मैंने बोला प्रकृति की व्यवस्था के अनुसार ये 84 लाख योनियों की रचना किसने की? भगवान ने। और उन्हीं योनियों में कुछ जीव हमको बता दिए गए, माहू दुश्मन है, दीमक दुश्मन है, ये दुश्मन है, चिड़िया भुट्टा खा जाएगी। तो क्या हुआ? आपको लोगों ने कहा कि तुम प्रकृति के खिलाफ खड़े हो जाओ। अब समझना, हमारा युद्ध अगर किसी आदमी से होता तो मैं जीत लेता। मेरा संघर्ष किसके साथ है? प्रकृति के साथ है, परमात्मा के साथ है, भगवान की व्यवस्था के साथ है। तो भगवान की व्यवस्था से लड़के आप जीत सकते हो क्या? सवाल ही नहीं उठता। तो भगवान की व्यवस्था से लड़ना नहीं है, भगवान की व्यवस्था के साथ चलना है। और कहा है किसी ने, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। ये किसान की वाणी है, ये वेद में लिखा गया है। क्या? कि किसान को हमेशा ये भाव लेके चलना है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। मेरे पूर्वज कह गए, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। लेकिन आपसे लोगों ने क्या कहा, पढ़े लिखे लोगों ने? नहीं, किसी को खाने मत देना, ये फसल तुमने बोई है, कोई दूसरा क्यों खाएगा? ठीक है ना। और हमारे पूर्वज क्या कहते थे, राम की चिरैया राम का खेत, खाओ चिरैया भर भर पेट। अभी जैसे मैं आपको बोल रहा हूं ना, अभी जब ये वीडियो डालूंगा तो कई सारे कमेंट्स ऐसे भी आएंगे। कैसे? कि सचान साहब अगर तुम्हारे हिसाब से आदमी चलेगा ना तो मर जाएगा। तो मैं क्या कहूंगा, तो अभी आदमी जिंदा कहाँ है? मरा हुआ तो अभी है ही है। मैं तो जिंदा करने का प्रयास कर रहा हूं कि अगर प्रकृति की व्यवस्था के साथ चलेगा तो जिएगा, नहीं मरा जैसा तो है ही है। ये यहाँ कोई जिंदा है क्या? कोई हंसता है क्या? सबके चेहरे में तो उदासी का भाव है। तो हमें मित्र, प्राकृतिक खेती का मतलब है, जैसे अंदर बताया कि हमको ना रसायन जरूरत पड़े ना पेस्टिसाइड जरूरत पड़े। तो क्या करना है? मैंने 4 फार्मूले बताए। किसान के खेत में ह्यूमस कम है। ह्यूमस बनता है कार्बनिक पदार्थ से और सूक्ष्म जीवाणुओं से। तो मैंने क्या बताया, जितना अधिक से अधिक मल मूत्र, कूड़ा कचड़ा, फसलों के अवशेष खेत में ले जा पाओ ले जाओ। लेकिन अगर खेत में हल्का सा ढाल है और खेत की मेड़ नहीं है तो आप 4 ट्राली डाल आओगे। गर्मियों में ये पदार्थ हल्का होता है, बरसात आएगी बह के चला जाएगा। तो क्या कहा, कार्बनिक पदार्थ डालो और मेड़ बनाओ, जहां से बहता वहां से बहने मत दो। अगला क्या होता है, जीवामृत बनाओ। जंगल से मिट्टी लेके बनाओ या हमसे ले जाओ। जीवामृत डालो तो जीवाणु चले गए। जीवाणु के मरने के 2 रीजन थे। किसी ने खेत के मेड़ के पेड़ काट लिए तो धूप में, गर्मी में, अप्रैल मई जून में टेम्परेचर जो है 46, 47, 48, 50, 49 तक जाता है। उस समय धरती का तापमान 60 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। कोई भी सूक्ष्म जीव 40 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद सरवाइव नहीं करता। तो जीवाणु मर गए किससे? धूप से। पेड़ लगाओगे तो 5-6 साल के बाद जब पेड़ डेवलप हो जाएंगे तो पेड़ों के नीचे जीवाणु नहीं मरेंगे। तो 5-6 साल के बाद आपको जीवामृत डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
अगर आपने कार्बनिक पदार्थ डाला, मेड़ नहीं है तो बह गया, और जीवाणु डाले और पेड़ नहीं है तो जीवाणु मर गए, तो ये दोनों काम बेकार हो गए। तो जीवाणु डाले गए हैं, कार्बनिक पदार्थ डाला है, तो दो काम और करिए, खेत की मेड़ बनाइए, खेत की मेड़ पर पेड़ लगाइए। अगला मैंने कहा कि कुछ लोग सब्जी अब्जी की खेती करते हैं, फल की खेती करते हैं, ऐसी खेती करते हैं जिसमें बीमारियां लगती हैं। तो मैंने बोला कि जो किसान सही विधि से जीवामृत बना के डाल देगा तो 70-80% बीमारियां उसकी, क्योंकि ज़्यादातर बीमारियां सॉइल बोर्न होती हैं, ज़मीन से जन्म लेती हैं। तो जब आपने जीवामृत डाला तो जीवामृत के जीवाणुओं ने ज़मीन में पाए जाने वाले निगेटिव पैथोजन को वहीं ख़त्म कर दिया, तो बीमारियां लगेंगी ही नहीं। ठीक है ना? और अब अगर लगेंगी तो हवा से आएंगी। हवा वाली बीमारी के लिए मैंने बताया संजीवनी खाद। जो संजीवनी खाद बताई है, नीम, गोबर और गुड़, नीम की पत्ती, गोबर और गुड़ से बनने वाली, उसके स्प्रे से क्या होगा कि जो पत्ती काटने वाले कीड़े हैं वो केवल कंट्रोल होंगे, जो हवा से आने वाली बीमारी है केवल वो कंट्रोल होगी, और कोई कीट उससे कंट्रोल। अब जीवामृत नहीं डाला, संजीवनी डाली है, भूमि जनित बीमारी पौधे के पूरे सिस्टम में है, अब आप संजीवनी डाल के कंट्रोल नहीं कर सकते। तो अभी कुछ कीट बच गए, तना छेदक, फली बेधक, रूट बोरर, सूट बोरर, इनको कंट्रोल करेगा। आपने जो खेत में पेड़ ऐसे लगाए हैं जिसकी वजह से आपके खेत में 150 चिड़ियां आ गई, ये कंट्रोल कर लेंगे। अब समस्या रही खरपतवार की। तो मैंने बोला ये धरती माता, हम खेती किसके लिए करते हैं? अपने लिए। और जैसा मैंने बताया कि प्रकृति की व्यवस्था को, जैसे हम तो अपने लिए खेती करते हैं, लेकिन और जो जीव हैं उनकी खेती कौन करता है? आप गिलहरी के लिए कुछ बोते हो क्या? हिरन के लिए कुछ बोते हो क्या? उनके लिए कौन खेती करेगा? तो धरती माँ की ड्यूटी है कि सबको पालना है, तो उनके लिए वो कुछ घासें बोती है। घासों के दो मकसद हैं, मनुष्य के अलावा भी जीव पल जाएंगे और ये घासें धरती का भी भोजन बनेंगी। एक माँ अपने बच्चों को दूध पिलाने के लिए अपने पेट में भी तो भोजन डालेगी, दूध तो तभी बना पाएगी। तो ये माँ व्यवस्था करती है। लेकिन हमको चंटा घंटी लोगों ने क्या बताया? ये खरपतवार हैं, ये पानी के साथ कंपटीशन करेंगे, ये धूप के साथ कंपटीशन करेंगे, ये फर्टिलाइजर के साथ कंपटीशन करेंगे। भाई कंपटीशन करेंगे, पानी लेंगे, यूरिया लेंगे, डीएपी लेंगे, सब कुछ लेंगे, कहाँ ले जाएंगे? पाकिस्तान ले जाएंगे क्या? जिस खेत में है वहीं तो छोड़ देंगे, कहीं नहीं ले जाएंगे, बल्कि आप अपनी फसल ले जाओगे, खरपतवार वहीं रहेंगे। तो माँ अपने लिए भी व्यवस्था करती है। ये ईश्वर को मालूम है, भगवान को मालूम है कि कलयुग में इंसान इतना पागल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये को थोड़ी आदमी पागल हो जाएगा तो प्रकृति नष्ट हो जाएगी। प्रकृति तो अपने आप को जिंदा रखने के लिए नाना प्रकार के यत्न करेगी ही। और प्राकृतिक खेती का मतलब है कि प्रकृति जो कर रही है उसको आपको भगवान ने आंखें दी है ना, ठीक से देखो नेचर क्या कर रहा है तो आपको समझ में आएगा। चूहा ये कर रहा है, चींटी ऐसा कर रही है, चिड़िया ऐसा कर रही है, मधुमक्खी ऐसा कर रही है, और ये सब हमारे लिए कर रहे हैं। तो हमारा धर्म क्या है? जो मेरे लिए कुछ कर रहा हो, प्रकृति की जो इकाइयां मनुष्य के लिए कुछ कर रही हैं, मनुष्य का धर्म है वो भी उनके लिए कुछ करे। तो हम करना तो दूर, हम तो उनके पीछे केमिकल लेके पड़े हैं, बंदूक लेके गोली चला रहे। तो क्या मतलब हुआ प्राकृतिक खेती का, या खेती का, या अपनी खुशहाली का, समृद्धि का? लालच छोड़ दो
और प्रकृति की व्यवस्था के साथ परस्परता में मिलकर के जीना सीख लो, आपको आनंद ही आनंद है। और अगर ये नहीं सीख पाए तो अभी कष्ट कम है। सन 60, 70, 80 के दशक में देश में कोई भी किसान खेती में घाटा हो जाने के कारण आत्महत्या नहीं करता था। आज देश में हजारों किसान खेती में घाटा हो जाने के कारण आत्महत्या करते हैं और ये आत्महत्याओं के केस साल दर साल बढ़ेंगे। और हमें उम्मीद है कि अगर देश की नीतियां, देश के वैज्ञानिक, देश का पूरा सिस्टम और किसान नहीं जागा तो कहीं ऐसा ना हो 10-20 साल के बाद लोग सामूहिक रूप से आत्महत्या करने लगे। ऐसे हालात तो पैदा होंगे। तो आने वाली पीढ़ियों के लिए, आने वाली संतानों की खुशियों के लिए हमको जाग जाना है और लोगों को जगाना है और खेती का सत्य बताना है कि मित्र, खेती का सत्य है धरती माता की उर्वरता, खेती का सत्य है धरती के ऊपर जंगल, खेती का सत्य है बायोडाइवर्सिटी, खेती का सत्य यूरिया, डीएपी, पोटास, जिंक, सल्फर, मैग्नीज, कॉपर नहीं है। खेती का सत्य ये नाना प्रकार के जो बाजार में बिकने वाले जो पदार्थ हैं वो नहीं है। खेती का सत्य है आपका कॉमन सेंस, प्रकृति के प्रति आप कितना अच्छा सोच सकते हो, ये खेती का सत्य है। नमस्कार।